क्लास 9th में आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। पहला चैप्टर है, इससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं उनकी वीडियो में पहले डाल चुका आपको। आज एक बार बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की घटनाएं वगैरह देखते हैं आज। फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में शुरू हो जाती है, 1789 जुलाई में। और फ्रांस का जो शहर है पेरिस, वो मुख्य स्थल रहता है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो सम्राट है, कौन सम्राट का नाम क्या है? लुई 16वां फ्रांस का सम्राट रहता है। इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट लोग जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं और क्रांति कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और लोग जो है पेरिस में बास्तिल का जो किला है उस किले में घुस जाते हैं और बहुत सारी वहाँ तोड़फोड़ करते हैं। जो कैदी बंद थे उन कैदियों को छुड़ा लेते हैं और वहाँ वो कैदी भी क्रांति करने लग जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि जुलाई 1789 में क्रांति की शुरुआत हुई सम्राट लुई 16वें के खिलाफ। और बहुत सारे लोग बास्तिल के दुर्ग में, किले में घुस जाते हैं। बास्तिल का जो कमांडर है वो मारा जाता है। बहुत सारे कैदियों को वहाँ से वो छुड़ा लेते हैं और इस तरह से क्रांति प्रारंभ हो जाती है। अब क्रांति प्रारंभ हुई, ये बास्तिल का जो किला है उसकी फ़ोटो है कि किस तरह लोग यहाँ एकत्रित हुए और बास्तिल के किले को ध्वंस कर दिया और क्रांति की शुरुआत हो गई। अब किसी भी समाज में जब क्रांति होती है तो उस क्रांति के कुछ न कुछ कारण होते हैं कि लोग सड़कों पर क्यों उतरे, क्रांति उन्होंने क्यों की। वो कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या रहे, उनके बारे में हम देखते हैं। अगर हम शुरू की बात करते हैं तो प्रारंभ में फ्रांस में, अगर हम 1774 की बात करते हैं, 1774 में वहाँ बूर्बो राजवंश का शासन था। और बूर्बो राजवंश में जो लुई 16वां है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोनेट से हुआ था। यानी उस समय फ्रांस में ऐसे हालात थे जैसे आज हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है, कि भारत के जो लोग हैं या भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा ऐसे चलता है, अघोषित युद्ध जैसी स्थिति रहती है। तो ऐसे ही वहाँ फ्रांस और ऑस्ट्रिया की स्थिति थी। तो फ्रांस के राजा ने जब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह कर लिया, दोनों देशों के संबंध सही नहीं थे, तो थोड़ा सा लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई कि फ्रांस के राजा ने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद लंबे समय तक युद्ध चले और उन युद्धों में फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई। और इस तरह पहली चीज़, फ्रांस, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। तो पहली चीज़ कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह हुआ और ऑस्ट्रिया के लोगों से फ्रांस के लोग नफरत करते थे। दूसरा, लंबे समय तक युद्ध चले और वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए, यानी आर्थिक स्थिति फ्रांस की कमज़ोर हो गई। फिर भी फ्रांस का जो राजमहल है, वहाँ जो दरबारी लोग हैं, राजा है और जो रानी है, वो बहुत सारे शान और शौकत में जीवन जीते थे, फिजूल खर्ची करते थे और इस तरह से आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। यानी फ्रांस की खुद की स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और वो दूसरों को मदद दे रहा है। तो इस तरह उस पर और कर्ज बढ़ गया और उसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। इस तरह से सारी चीज़ें धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई, फिजूल खर्च बढ़ता गया और जनता पर जो है वो जो सारा ये पैसा खर्च हो रहा था, तो ये सारे टैक्स बढ़ते गए। यानी सारा पैसा जनता की जेब से निकल रहा था और जब टैक्स ज़्यादा एक हद तक बढ़ गए तो लोगों ने क्रांति कर दी। अब इनका एक टैक्स लेने का भी एक तरीका था, एक सिस्टम था कि टैक्स कैसे लेते थे। ये पूरा समाज फ्रांस का 3 भागों में बटा हुआ था, जिनको एस्टेट बोलते थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय
स्टेट। उनमें से जो प्रथम स्टेट है, उस प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, जो फादर वगैरह हैं वहाँ के, जो चर्च में लोग रहते हैं, वो सब प्रथम स्टेट में आते थे। द्वितीय स्टेट में जो कुलीन वर्ग है, जो राज परिवार के लोग हैं, वो सारे राजा का जो परिवार है सब कुलीन वर्ग में आता था। और बाकी जो तृतीय स्टेट है, तृतीय स्टेट में समाज के जितने भी लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, अदालती कर्मचारी, वकील है, अध्यापक हैं, किसान हैं, कारीगर है, छोटे किसान मजदूर हैं, यानी जितने भी लोग हैं फ्रांस में, बाकी सभी लोग तृतीय स्टेट में आते थे। अब इनमें टैक्स जब राजा लगाता था तो बाकी ये जो दोनों प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं वो टैक्स फ्री थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था। और जब ये लोग बैठते थे, जब राजा टैक्स लगाता था, तब इनको 3 लोग माना जाता था। मतलब ये प्रथम स्टेट के जितने भी लोग हैं उनका 1 प्रतिनिधि, द्वितीय स्टेट में भी 1 और तृतीय स्टेट के सभी का भी 1, तो कुल 3 वोट हो गए। अब राजा कहता था भाई कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो ये दोनों लोग हाथ ऊपर करते थे, क्योंकि ये तो टैक्स फ्री थे, इनको देना ही नहीं था। और ये बेचारे कहते थे कि नहीं। राजा कहता था 3 में से 2 लोगों ने कहा कि हाँ टैक्स बढ़ा दिया जाए, इसलिए हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, और वो टैक्स का सारा बोझ तृतीय स्टेट के लोगों पर आता था। तो इस तरह जनता जो है, यानी खासकर तृतीय स्टेट के जो लोग हैं वो परेशान थे, टैक्स के बोझ से वो परेशान हो गए, और उन्होंने फ्रांस की क्रांति कर दी। यानी फ्रांस की क्रांति के कारण है, फ्रांस की क्रांति इसलिए हो गई। आगे देखते हैं। इसके अलावा उस समय जो प्रथम स्टेट है, यानी जो पादरी वर्ग के लोग हैं, उनके पास कुछ विशेष अधिकार भी थे। यानी ये अधिकार तो था ही कि भाई वो टैक्स नहीं देंगे, इसके अलावा वो एक धार्मिक कर भी वसूलते थे जनता से। राजा तो अलग कर वसूल ही रहा है, इसके अलावा वो धार्मिक कर वसूलते थे जिसका नाम था टाइद। छोटा सा प्रश्न आता है कि टाइद क्या है, तो ये एक धार्मिक कर है जो पादरी वर्ग या चर्च के द्वारा वसूला जाता था। इसके अलावा एक आता है टाइल, ये एक प्रत्यक्ष कर था। और इसके अलावा अनेक अप्रत्यक्ष कर भी लिए जाते थे जो दिखते नहीं थे लेकिन लिए जाते थे। कुछ शब्द आए हैं, जैसे ऊपर एक शब्द आया था अभी लिरवे, तो एक फ्रांस की मुद्रा है, ये भारत की मुद्रा जैसे रुपया है, ऐसे ही फ्रांस की मुद्रा लिरवे है। स्टेट शब्द आपको भी ऊपर समझा दिया मैंने। पादरी वर्ग जो चर्च के लोग होते थे वो पादरी वर्ग हैं। टाइल ये एक धार्मिक कर है, और टाइल जो है वो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर है, यानी अभी ऊपर ने समझा कि ये एक प्रत्यक्ष कर है। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ में आने चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देखो, ये कुछ चित्र दिए हुए हैं किस तरह से। अगला बिंदु आता है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी। 1789 यानी 1789 कब जब क्रांति हुई उस समय ये 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम, अनाज का उत्पादन कम और मांग जो है उसकी ज़्यादा हो गई। खाद्य जो पदार्थ हैं उसकी कीमत बढ़ गई, और कारखानों में जो लोग मजदूरी करते थे उनकी मजदूरी कम थी, यानी मजदूरी जो मालिक हैं वो तय करते थे, उनकी मजदूरी शोषण करते थे, उनको मजदूरी कम मिलती थी, यानी अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती गई। फ्रांस की क्रांति का कारण ये भी है कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती गई और रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया, और लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल गए। परिणाम स्वरूप क्रांति प्रारंभ हो गई। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, जैसे पादरी वर्ग को मिला हुआ था, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उनको विशेषाधिकार मिला हुआ था, तो जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग का लोग थे, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, अध्यापक है, वकील है, वो सारे लोग ये चाहते थे कि जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं इनको उनका अंत हो जाए और सबको एक समानता का अधिकार मिले फ्रांस में। तो इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और जो इनमें अंतर उत्पन्न करती थी ये चीज़ें, जो विशेष अधिकार उनको मिले हुए थे, उन अंतरों को ये समाप्त करना चाहते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है, जिसने फैलते हुए
समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर ली थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो ये निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार यानी जन्म से जो विशेषाधिकार मिला हुआ है वो नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। यानी जो फ्रांस की क्रांति है, उस फ्रांस की क्रांति में जो दार्शनिक थे जैसे जॉन लॉक है, रूसो है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने अपने लेखों के द्वारा लोगों को जागरूक किया और लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगे, सड़कों पर आए और फ्रांस की क्रांति हो गई। तो इस तरह से ये सारी चीज़ चलती है। लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। जॉन लॉक ने कहा कि जो राजा है उसके पास कोई देवी अधिकार नहीं होते हैं, उसकी जो निरंकुश शक्तियाँ हैं, अधिकार है, वो सब कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों को उन्होंने जागरूक किया। और रूसो ने जो है, रूसो की पुस्तक थी सामाजिक अनुबंध, उस पर सरकार का प्रस्ताव रखा। उसके अलावा जो मांटेस्क्यू है उसकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसने इस पुस्तक में स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने बताया कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात उन्होंने कही, यानी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मांटेस्क्यू ने कहा कि कौन सी उसकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस पुस्तक में उसने बताया कि सत्ता 3 भागों में बटी हुई होनी चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक व्यक्ति के पास पावर होगी तो वो निरंकुश हो जाएगा। और इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया और इसी मॉडल की वहाँ सरकार बनी। और फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यानी दुनिया के देशों में देखा उन्होंने कि किस तरह लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और मांटेस्क्यू, रूसो, लॉक, इन सब ने अपनी पुस्तकों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा लोगों को बताया कि इस तरह से उनको जब अधिकार मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। और उन्होंने क्रांति कर दी। तो इस तरह से लोगों के मन में लुईस ओलिवे के खिलाफ गुस्सा भड़क गया और क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति की शुरुआत नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।